अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि वफाक और सूबे के दरमियान मामलात बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ वादी तीरा का मसला एक ऐसा इशू बन चुका है जिसके ऊपर वफाक और सूबे दोनों के बयानात बिल्कुल अलग अलग सिमत में जाते हुए नज़र आते हैं। एक तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशत गर्दी के सताए हुए हैं, उनके लिए मसाइल कम से कम हों, सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन जो मुतासरीन वहाँ से जा भी रहे हैं, जिनका इनखला भी हो रहा है, हुकूमत का एक तरफ मौक़िफ़ यह है कि ये एक रूटीन की इनखला है और इस नकल मकानी का ताल्लुक बेसिकली वेदर से है, क्लाइमेट से है। दूसरी तरफ सूबे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है 26 दिसंबर को, जिसमें ये कहा जाता है कि ये इनखला होगा और जिरगे में ये फैसला हुआ है और उसमें 4 अरब रुपए की रकम भी तफवीज़ की जाती है उन लोगों के लिए जो कि इनखला कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद दोनों ही फरीक अपनी बात से मुकरते हुए महसूस होते हैं। वजह क्या है और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो वहाँ के आवाम को हो रहा है, आखिर उनकी दादरसी कैसे हो सकती है? इस पूरे इशू के ऊपर तफसीली बात करूँगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो फरमाइएगा कि वादी तीरा में टेररिज्म है, मसाइल हैं, ख़त्म करने की ज़रूरत है, इससे तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में तीरा में ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक ऐसा मतलब कंफ्यूजन बन चुका है जिसके ऊपर दोनों फरीकों का, विफाक और सूबे का मौक़िफ़ अलग अलग क्यों है? देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखें, सूबे का तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमारी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप मौक़िफ़ देखें तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। बल्कि एक और मैं एक आपके सामने रख देता हूँ कि 21 पार्टियों पर मुश्तमिल केपी असम्बली के अंदर एक जिरगा हुआ, जिसके अंदर तमाम पार्टियों ने 15 नुकाती एक एजेंडा जो है वो शाया किया। उस एजेंडे के अंदर वाज़ेह था कि मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं, इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल ये है कि आप तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो उमायदीन हैं, वहाँ के जो केपी असम्बली है या अफ़गान हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, ये तमाम बैठ के इस मसले का हल निकालें और इस मसले का देरपा हल हो, परमानेंट हल हो। हमने पहले भी 22 ऑपरेशन किए, बड़े छोटे 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, लेकिन दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। तो लिहाजा तमाम जमातों ने मुत्तफिका फैसला दिया। वही बात हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से है, आज भी हम वही कह रहे हैं और हमें ये कहा गया कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, ये अब तालिबान के साथ मिले हुए हैं, ये नहीं चाहते कि वहाँ दहशतगर्द खत्म हो। भाई कौन नहीं चाहता? कौन चाहेगा कि मेरे घर में आग लगे, मेरे भाई नौजवान शहीद हों? कौन चाहेगा कि हमारे ऊपर बम बम फेंके जाएं या खुदकश किए जाएं? कोई भी नहीं ऐसा चाहेगा। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा ये जिसके अंदर इंसानियत। तो लिहाजा ये मौक़िफ़ हमारा था, लेकिन दूसरी तरफ से मौक़िफ़ ये था कि ऑपरेशन हर सूरत होगा। अब वारिय तीरा की जो अवाम है, आप उनके इंटरव्यूज देखें तो वो कह रहे हैं जी कि हमें जबरदस्ती यहाँ से निकाला गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उन्हें फैसिलिटेट किया, 4 अरब रुपए की ग्रांट उनके लिए मंजूर की। इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा ने 3 जगहों के लिए 3-3 अरब रुपए जो है वो दिए, वो जिसमें बटाग्राम हो गया, बाजोड़ हो गया, कुरम हो गया। इससे पहले जो ऑपरेशन किया गया उसमें इन इलाकों के अंदर 4-4 लाख रुपए फी घर तकसीम करने के हवाले से वफाकी सतह के ऊपर एक आई थी नोटिफिकेशन या एक यकीन दहाई कराई गई थी। हालांकि 4 लाख रुपए से कोई भी घर नहीं बनता, लेकिन वो 4 लाख रुपए भी नहीं दिया गया और बटाग्राम में मुतासरीन बैठे हैं जिसको वहां केपी हुकूमत ही कर रही है। बेसिकली ये केपी हुकूमत के ऊपर से एतमाद खत्म करना चाह रहे थे कि लोग जो है नफरत करेंगे और कहेंगे कि ये हमें केपी हुकूमत ने निकाला है और फिर हमें फैसिलिटेट भी नहीं किया, जिसका प्रिकॉशनरी मेजर करते हुए सुहेल अफरीदी ने जबरदस्त तरीके से फैसला लिया और उन्होंने पहले से ग्रांट उनके लिए मंजूर कर ली थी। अच्छा नहीं, ये बताइएगा, अभी आपने जैसे भी 4 अरब रुपए की बात की है ना, ये भी तो एक मतलब मसला बन गया है कि लोग कह रहे हैं कि जी 4 अरब रुपए तफवीज़ हुए, लेकिन उसके जो पॉइंट बनाए गए थे, जो बूथ्स बनाए गए थे, वो बड़े महदूद थे, लोग स्टाफ महदूद था, वो 4 अरब रुपए भी सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे। मुझे पता है आप केपी की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में इसमें सूबाई हुकूमत कितनी संजीदा है उस रकम को भी डिस्ट्रीब्यूट करने में? देखिए, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी सुहेल अफरीदी साहब से गुफ्तगू ही इस मामले के ऊपर, और अभी भी सुहेल अफरीदी के साथ मुसलसल इस हवाले से कोई भी मामला हो तो हम उससे आगाही लेते हैं। और जो वहाँ की हुकूमत है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस किए हुए है। रात गए सुहेल अफरीदी, एक दफ़ा खुद गए, दूसरी दफ़ा वो फिर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो उनके काबीना के लोग हैं उन्होंने कहा जी कि हम जाते हैं और जाकर जो आपकी ड्यूटी हम सर अंजाम देते हैं। तो रातों रात वो गए, वहां जाकर लोगों को जो है निकाला,
वहाँ तमाम तरह अरेंजमेंट्स किए। अभी भी वहाँ की आवाम अगर आप देखें ना तो नहायत ही खुश हैं सूबाई हुकूमत से, पीटीआई से। आज इमरान खान की बहन अलीमा खानम भी गई थी वहाँ पे, हम्म। तो लोगों ने बड़ा मोहब्बत का इजहार किया और उन्होंने बताया कि हमें इस जो जेली हुकूमत है इन्होंने हम्म। वहां से धक्के दे के बाहर निकाला है, हम अपनी मर्जी से नहीं निकले। कौन अपना घर छोड़ता है? क्या जिन इलाकों के अंदर बर्फबारी है वहां हम्म। से लोग छोड़कर पंजाब के अंदर आ गए? अब मरी के अंदर बर्फबारी है, नथिया गली है, एबटाबाद होती है, या आगे गिलगित बल्दिस्तान है, क्या वो छोड़ के सखर चले गए हैं? तो सारे अपने इलाकों में रहते हैं, उन्होंने इंतजाम किए हुए थे। तो आपने जो कहा था कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और करेंगे, उसकी ही आगे शक्ल ये नजर आती है कि आपने जबरदस्ती लोगों को जबरन वहां से निकाला। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आफरीदी साहब इस हवाले से आखिरी सवाल कर रही हूँ इस टॉपिक पे कि इन्होंने तकरीबन इतवार को गालिबन एक बड़ा ग्रैंड जिरगा भी बुलाया है। आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब इतवार को उस ग्रैंड जिरगे को बुलाने का, उसमें कोई डिसीजन मेकिंग होगी? उसमें क्या मकसद क्या है? तमाम अमायदीन को, पूरे खैबर एजेंसी से उन्होंने लोगों को इन्वाइट किया है। देखें, तमाम उमायदीन को बुलाने का मकसद वहां पर यह है कि इससे पहले सुहेल अफरीदी ने कहा कि उस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए जो वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया। वो नोटिफिकेशन ये था कि जो वहां की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने खुद इनको वहां से निकाला है, हमने नहीं निकाला, ना हमने ऑपरेशन किया है, ना कोई ऑपरेशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा आपने गलत बयानी की है, ये नोटिफिकेशन को वापस लें। अगर नहीं लेंगे तो हम तमाम उन लोगों को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको जबरदस्ती निकाला गया है या आप अपनी मर्जी से आए हैं। और अगर उन्होंने सब ने कहा वहां पे कि हमें जबरदस्ती निकाला गया है, जो कि वो वीडियो स्टेटमेंट में कह रहे हैं, तो तमाम लोगों को उन्होंने कहा कि हम उनके नुमाइंदों को इकट्ठा करके उस पर फैसला लेंगे और फौरन उनको वहां उन इलाकों के अंदर छोड़ आएंगे कि वो अपने घरों की तरफ पहुंचे और वहां अपनी घरों में रहें। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपसे जानना चाहूँगी। 8 फरवरी को एहतजाज की बात हो रही है। एक तरफ तो चलें ये मसला चल रहा है केपी में, लेकिन ख़ुद केपी की गवर्नमेंट और वज़ीर आला पे इस वक्त बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़्यादा जो इस वक्त मरकज़ होगा कारकुनान का भी वो खैबर पख्तूनख्वा से ही होगा। तो 8 फरवरी के लिए आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? वैसे तो गालिबन ये खबरें आ रही थी कि चकजई साहब ने कहा है कि यूनियन कौंसिल की और डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर एहतजाज होंगे, कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ी सी अगर इसकी तस्दीक कर सकें कि एक्चुअली आप लोग करने क्या जा रहे हैं। देखें, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो वो अपनी अपनी रैलियों की सूरत में वहां अपने इलाकों के अंदर निकलेंगे। वो आपके सामने कुछ लायामल आया भी है और कुछ मजीद आ भी जाएगा। दूसरी बात ये रहेगी कि पंजाब की अगर बात की जाए तो मैं पंजाब से हूं, तो पंजाब के हवाले से या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने जो उनके प्लेटफॉर्म से कॉल दी गई है वो ये है कि आपने शटर डाउन पे ये जाम हड़ताल करनी है। कोई भी मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला, रक्शे वाला, दुकानदार, फैक्ट्री वाला वो फैक्ट्री ना चलाए, उस दिन बंद रखे और पूरी दुनिया को मैसेज दें कि हमने वोट इमरान खान को दिया था, हमारा वोट चोरी हो गया, तो ये पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज हम रिकॉर्ड कराएंगे। अब देखें, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू आज मैं आपके सामने एक और चीज रख देता हूँ। कोर कमेटी का इजलास अभी चल रहा है। मैं कोर कमेटी के इजलास से उठ के आपकी तरफ आया हूँ और इस इजलास के अंदर 2 एजेंडे हैं। एक एजेंडा है वहां पर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से वो गुफ्तगू हो रही है और दूसरा एजेंडा है 8 फरवरी के हवाले से। तो कोर कमेटी का भी एलामिया आपके सामने आ जाएगा, लेकिन क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने इसको जो है वो लीड किया हुआ है खान साहब के हुक्म के मुताबिक, तो जो उनकी तरफ से एलामिया आएगा होगा तो वही, लेकिन जो सजेशंस हैं पीटीआई की तरफ से 8 फरवरी के हवाले से या सेहत के हवाले से वो उन तक पुट की जाएंगी तो आपके सामने आ जाएंगी। सही। अच्छा, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं। आप ये फरमाइएगा कि आप खुद भी कानून को समझते हैं, वकील हैं। ये जो बात हो रही है कि एक नई तरमीम आनी है और उस तरमीम में बहुत सी चीज़ों का इयादा करने की कोशिश होगी, जिसमें हो सकता है नए सूबों की बात भी की जा रही हो और उसमें बल्दियाती कवानीन में तब्दीली की बात भी हो रही हो, एनएफसी की बात भी हो रही हो। आप क्या समझते हैं कि ऐसी किसी तरमीम को लाने से सूबे और आवाम फैसिलिटेट होंगे? मतलब नए सूबों का क़याम और ये तमाम चीज़ें ये आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगी? इस पर पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, देखें, बात यह है कि जो सूबों के अख्तियारात की तरफ वापस लेने की तरफ ये जा रहे हैं ना, ये बेसिकली जो है ना वो चाहते हैं कि जो जेली निज़ाम वफाक में कायम किया गया है, केपी से भी उसका अख्तियार लिया जाए। सिंध से उनके लेने का अख्तियार है, ये उनके माइंड में है या नहीं है, लेकिन केपी वाला जरूर उनके टारगेट के अंदर है, क्योंकि
ये जैसे मुसल्लत यहाँ पर हुए हैं तो ये चाहते हैं कि वहां भी इनकी ताकत चले, इनका राज चले, तो हम तो उसको होने नहीं देंगे, नंबर वन। नंबर टू, हम देख रहे हैं कि अब उम्र जो है 16 साल से 18 साल से 25 हटा करने जा के, रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 25 साल से ऊपर होगा बच्चा तो वो वोट कास्ट करेगा। तो वो भी इनकी जो है वो इसी वजह से है, क्योंकि 3-4 करोड़ जो लोग हैं उनके उनसे वोट का हक छीना, नौजवान जितने भी नए रजिस्टर हुए हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं, इस वक्त बुजुर्ग भी साथ खड़े हैं, तो ये जितने असल में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए ये तमाम तर हरबे, हर तरह, हर रोज नई से नई। अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उसको आवाम नहीं पसंद करती, तो अब जबरदस्ती क्यों आपने नाफिज किया हुआ है? आप बेशक 50 साल की उम्र के लोगों के इलेक्शन करा देना, तो लोगों ने फिर भी वोट इमरान खान को देना। एक सूरत में आपको वोट मिल सकता है, वो सूरत ये है कि 3-4 माह का बच्चा हो और उसे आप जबरदस्ती उठा के ले जाएं और उसका वोट कास्ट होना हो, उससे बड़ा तो जो है वो आपको वोट देगा नहीं। इस सूरत में आपको वोट मिल सकता है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी हाँ। सवाल, आपके ख्याल में इस वक्त की जो सिचुएशन है इसमें एक तो उनसे मुलाकातों पर भी पाबंदी है, लेकिन कहीं एक उम्मीद कोई बन रही है कि शायद खुद हुकूमत भी चाहती है कि 8 फरवरी से पहले कुछ बातचीत हो जाए। किस हद तक आपको वो दुरुस्त लग रहा है कि वाकई ऐसा हो सकता है? किधर बातचीत चाह रहे हैं? ये बातचीत होती है कि उनके लीडर को जेल में डाल दो, उनके लीडर तक मुलाकातें मजबूत कर दो। अब तो 2 नोटिफिकेशन आपने भी देखे होंगे जिसको देखकर आपको हंसी आई होगी। एक नोटिफिकेशन था जिसमें गानों पर पाबंदी और दरमियान के अंदर नकद कोका डालना था, इमरान खान का जो गाना है, तो उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी कि नकद कोका भी आप नहीं चला सकते। पतंगों के ऊपर पाबंदी लगा दी कि खान साहब के नाम या तस्वीर से या पीटीए के झंडे से पतंग नहीं उड़ा सकते। तो ये सीरियस हैं, ये तो बेचारे डरे हुए हैं, ये तो इनकी तो काम पे टांगी हुई, ये कहते हैं इमरान खान खत्म शोध, पीटीए खत्म शोध। भाई खत्म शोध है तो फिर आप क्यों लोगों को उनके उनके साथ फसायद कर रहे हैं? फिर आप चलने दें मुल्क को जैसे चलता है। जो एहतजाज करना चाहता है एहतजाज करे, जो वोट जिसको देता है उसको उसका वोट कबूल करें, लग पता आपको जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता हमारे साथ थे, और ये अपनी जो कोर कमेटी है उसके इजलास से भी थोड़ा सा वक्त इन्होंने लिया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो इनकी कमेटी है वो यही ऑब्वियसली डिसाइड करने जा रही है कि आया 8 फरवरी के हवाले से क्या लाहेअमल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और दूसरा जो बानी चेयरमैन की सेहत के हवाले से भी अफवाहें हैं, उसके ऊपर भी इससे पहले हम देख रहे हैं कि माबून जो इतलात है माबून खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब वो भी ये कह चुके हैं कि सेहत की जो रिजर्वेशन हैं उसके ऊपर उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन अभी तक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो एक मुज़ाहिमती सूरत हाल है वो अगर किसी हद तक कुछ कम होती हुई महसूस हो तो कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता निकल सकता है, लेकिन इस वक्त वो बातचीत का रास्ता बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। एक मुख्तसर वक्त और जहाँ वादी तीरा के ऊपर एक पूरी कंट्रोवर्सी खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान पैदा हो चुकी है, इसके ऊपर कुछ तफसीली बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़रूरी है उस ऑपरेशन को कम्प्लीट करना, अगर तो हो भी रहा है, और जो दहशत गर्दी है उसका खात्मा करना इस इलाके में किस हद तक ज़रूरी है, इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वादी तीरा के बारे में जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन की सिचुएशन, ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बड़ी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड अब सूरत हाल बन चुकी है कि इस पे सूबाई हुकूमत और वफाक तो यकीनन अलग अलग मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि वादी तीरा उन चंद इलाकों में आती है जहाँ पर ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका था, और अगर देखा जाए तो हुकूमत की ना तो रेट वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ पर जो कुछ मंशियात के हवाले से हो रहा था वो भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में देखा जाए तो कोई बाकायदा फुल फ्लेज ऑपरेशन नहीं प्लान किया जा रहा था, बल्कि छोटे छोटे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑलरेडी कंडक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल से कितना नुकसान पहुंचा है इस कॉज को भी, इस पर्पज़ को भी और उस इलाके के लोगों को भी, इस पर तफसीलन ज़रा बात करेंगे इस सेगमेंट में। और मेरे साथ इस सेगमेंट में इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर वैसे ये फरमाएगा कि आपकी अपनी क्या ओपिनियन है कि वादी तीरा में क्या वाकई कोई बाकायदा एक फुल फ्लेज ऑपरेशन हो रहा है? क्योंकि वफाक तो इसको डिसोन करता है, लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि अगर लोग जो नकल मकानी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं फिर, अगर यहाँ पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा कोई बहुत बड़े पैमाने पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सना फॉर हैविंग मी। देखिए, पाकिस्तान का इशू ये है कि इस वक्त एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, एक कंटेस्टेशन कह ले, और हम उसमें ज्यादा उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। वी ऑल अंडरस्टैंड कि खैबर पख्तूनख्वा के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो कोई आइडियल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है, और जो पॉलिटिकल ओनरशिप एक ऑपरेशन को मिलनी चाहिए वैसे मिल नहीं रही।
और इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि एक पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है या नहीं, लेकिन जो कंफ्यूज किया जाता है नेशन को, वॉर को जो वीक किया जाता है, दैट इज वेरी डेंजरस। आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स करें, हर डोमेन में करें। As far as operations are concerned, let me very frankly tell you कि पाकिस्तान मिलिट्री की जो एप्लीकेशन है या जो एक थिंकिंग वहां पर मौजूद है और ये कंक्लूजन निकला है आफ्टर लॉन्ग ड्रॉन वॉर, ये आज की वॉर नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत मिलिट्री ऑपरेशंस भी किए, लार्ज स्केल भी किए, स्मॉल स्केल भी किए, आईबीओस भी किए। लार्ज स्केल बड़े ऑपरेशन होते हैं, इसका मतलब है कि 2 ब्रिगेड या कम से कम डिवीजन के करीब प्लस माइनस की स्ट्रेंथ आप यूज करते हैं वहां पे, विच इंक्लूड्स 12-13 बटालियंस आ जाती हैं, बहुत सारे एसेट्स आ जाते हैं और ह्यूज माइग्रेशन दैट टेक्स प्लेस। मिलिट्री में ये थिंकिंग पाई जाती है कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस इतने फ्रूट्स नहीं दे पाए। यस, पास्ट में कामयाब ऑपरेशंस भी हैं, बात आपके सामने है। माइग्रेशन हुई, माइग्रेशन के अपने इल इफेक्ट्स हैं, सोशल, साइको, पॉलिटिकल, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो स्टेट को शायद के लिए भारी हो। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पब्लिक ओपिनियन एक बना दी जाती है अपनी पोलराइजेशन की वजह से या बहुत सारी चीजों की वजह से, तो उस कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। सना, टाइम आ गया पाकिस्तान में कि अभी हमें ये जो यूटोपियन इल्यूजन्स है ना जी, इनमें से निकल के ये नाराबाजी, ह्यूब्रिस चीजें, बड़ी चीजें मांग, इससे निकल के हमें रियलिस्टिक पॉलिसी अपनानी होगी अगर हमने वॉर जीतनी है, और उसको सबको एक पेज पे आना होगा। और वादी तीरा की ये जो कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, ये बेसिकली जब आवाम का कॉन्फिडेंस चीज में खत्म करके शैटर कर दिया जाएगा, तो हाउ कैन यू विन दैट वॉर? और या तो फिर आप सॉल्यूशंस लेके आए जो पॉलिटिकल, जैसे हम दीर्घा वगैरह की बात करते हैं, अमन को जो चांस, जितना पाकिस्तान ने चांस दिया शायद ही किसी ने चांस दिया हो। नहीं, जाहिद साहब मुझे एक सवाल की इजाज़त दें सर। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मसला जो है वो सियासी अब इसको इफ़ेक्ट कर रहा है और उसी वजह से ये मसला बढ़ता भी जा रहा है। आपके ख्याल में सर आप समझते क्या हैं कि एक्चुअली, वैसे तो पॉलिटिकल, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनको सियासी बयानात की नज़र ना करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 26 दिसंबर को नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमत जारी करती है और उसके बाद वो ये कहें कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। आपके ख्याल में ऑपरेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो सूबाई हुकूमत को तो ऑन बोर्ड लेना बड़ा जरूरी है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? I repeat again, there's no large scale operation going on, ना planned है, ना आर्मी की पॉलिसी है। Let it be very frankly sharing with you. ना मिलिट्री की पॉलिसी है, ये फ्रूट नहीं दे रही। मिलिट्री ने एनालिसिस किया हुआ है कि इसका फायदा नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आईबीओ यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से अचीव किए जाते हैं। ये तश्कीलें वहां पे प्रेजेंस है, खारजियों की प्रेजेंस है, उनकी फैमिलीज भी वहां पे रह रही हैं, और ये एक पोर्शन है तीरा का जो अराउंड 776 या इतना स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। तकरीबन 94,000 और 1 लाख के करीब लोग वहां पे रहते हैं। 17,000 के करीब वहां पे तकरीबन घर है जो वहां पे इफेक्ट होंगे। तो लेकिन इनकी जो तश्कीलें आती हैं 14 के ग्रुप में, 15-16 के ग्रुप में, वो 3-3, 4-4 के ग्रुप में मुख्तलिफ ठिकानों पर चली जाती है। तो वहां लार्ज स्केल ऑपरेशन का कोई, वो कहते हैं ना, मीनिंगफुल होता है। सेकेंडली, छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त, इसको जरा गौर से सुनिएगा कि इस वक्त बर्फ से ढकी हुई है जी, छुपी हुई है वादी तीरा। हर साल वहां से माइग्रेशन होती है। 50 to 60% ऑफ पीपल दे माइग्रेट फ्रॉम तीरा, और वो अपने जो समर विंटर हाउसेज है उसमें आ जाते हैं अपनी जो फसल है उसको संभालने के बाद, जो वहां पे काश्त होती है। उसके बाद ये हमेशा माइग्रेट करते हैं। इस बार जिरगे का और सूबाई हुकूमत का एक आपस में मुआहिदा हुआ, उनकी बातचीत हुई, उसमें बहुत सी और भी चीजें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, क्योंकि वहां गवर्नेंस तो कभी हुई नहीं ना स्कूल एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक पुलिस चेक पोस्ट नहीं है। 12 ने वहां एस्टेब्लिश होना था, एक भी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं है, पुलिसिंग नहीं है उस एरिया की। तो बिल्कुल वो फ्री फॉर ऑल जैसे एक स्पेस है वो हो रही है, गवर्न होती नहीं थी। जिरगे की और सूबाई हुकूमत की एक अंडरस्टैंडिंग हुई, और जब मूवमेंट शुरू हुई तो और फर्स्ट टाइम 4 अरब रुपए भी रखे गए मंजूरी के बाद। तो ये कंफ्यूजन वहां से पैदा की। तो जब देखा कि जब माइग्रेशन शुरू हो गई है, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो उसका फिर पॉलिटिकल फायदा या जो सोशल डिसरप्टिव एक्टिविटीज फायदा उठाती है, उसका फायदा उठाना शुरू हो गए, विच इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। ये कोई एक इसको पख्तून लड़ाई कह देना
इसको रीजन की लड़ाई कह देना, एक सूबे की लड़ाई कह देना, ये पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जुल्म होगा। दिस इज द पाकिस्तान वॉर, वी ऑल हैव टू फाइट इट। और ये हमेशा वहां पे होता रहा, ये लोग माइग्रेट पहले भी करते रहे हैं, हमेशा होते हैं। आप नहीं इसकी बिल्कुल सर, फिर और उठा के देख तकरीबन लीजिए। 7 साढ़े और 7,000। बर्फ में कौन सा लार्ज स्केल ऑपरेशन हो सकता है? इट जी इज नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट अ ह्यूज ऑपरेशन इन दिस। बिल्कुल ठीक, इस इतने क्रिटिकल सीजन में। अच्छा सर, अब थोड़ा सा एक इंटरनेशनल भी सिनेरियो पे मुझे एक दो सवाल आपसे करने हैं, वक्त थोड़ा सा मेरे पास लास्ट टंग का महदूद है। ये फरमाएगा कि ये जो इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में अमेरिका और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वैसे तो एक अंडर प्रेशर लाने के लिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनका जो ये इब्राहिम लिंकन सो कॉल्ड ये बहरी बेड़ा है ये पहुँच रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट पहुँच चुका है। लेकिन कुछ लोगों की ये भी राय है कि शायद जो बाकी फ़ौजी इत्तेहादी हैं अमेरिका के, वो उनको मशवरा नहीं दे रहे हैं कि किसी भी किस्म का अटैक किया जाए। आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसे सिनेरियो में जहां ट्रंप इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल हैं, क्या कोई इस किस्म का मिसएडवेंचर हो सकता है रीजन में? जी देखिए, विद ट्रंप इन द व्हाइट हाउस बिल्कुल वो सरप्राइज कर भी सकते हैं, बट जो मिलिट्री सिचुएशन है या जो एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन मिडिल ईस्ट, खासतौर पे ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में, मिडिल ईस्ट का जो ईरान का पार्ट है उसकी जो सिचुएशन है, वो आई डोंट थिंक सो कि अमेरिकन आर इन अ पोजीशन टू कैरी आउट अ कंप्लीट ऑपरेशन या पूरा एक फुल स्केल ऑपरेशन या वॉर वहां पे शुरू कर दें। वॉर शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसका कंट्रोल किसके पास होगा, एंड स्टेट कौन लिखेगा, किस तरफ जाएगी, दैट इज येट टू बी प्रिडिक्टेड। मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी और वॉर दोनों टेबल पे पड़ी हुई हैं। एक कोरिजन की एक पॉलिसी उन्होंने अपनाई है, आर्मेडा जो लेके आए हैं, अब्राहम लिंकन है, ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रेटेजिक फोर्स होती है, उसमें एयरफोर्स भी है, बाकी मिसाइल्स भी हैं, फिर ह्यूज नंबर वहां पे अवेलेबल होगा, और भी इनके मिडिल ईस्ट में एसेट्स बैठे हुए हैं। बट ईरानियन रिस्पॉन्स भी आएगा जी, और ईरान ने अपनी विल शो की है, गो के छोटे पैमाने पर था जब ऑपरेशन कतर में इन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, न्यूक्लियर साइट्स जब मिडनाइट हैमर जब लॉन्च किया था अमेरिका ने, तो ईरान ने रिस्पॉन्स करके, चाहे वो इफेक्टिव था या नहीं था, अपनी विल शो कर दी थी। तो वो फिर जो 19-20 टारगेट्स पड़े हुए मिडिल ईस्ट में, उनको वो फिर एंगेज करेंगे। एक चीज मैं आपसे शेयर कर लूं कि ईरानियन लीडरशिप इज वेरी क्लियर कि इस दफा अगर इफ दे हैव टू, इवन इफ दे हैव टू गो डाउन, जिसके तो दे विल गो डाउन फाइटिंग, रिस्पॉन्स आएगा, और फिर यहाँ पे सिचुएशन शायद किसी के कंट्रोल में ना रहे, फिर वी विल हैव अ न्यू स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट व्हिच विल बी वेरी वेरी डेंजरस। अच्छा, इस हवाले से सर एक और सवाल कि आपके ख्याल में ये जो इस वक्त का सिनेरियो है, पाकिस्तान ने बड़ा एक मतलब तहम्मुल मिजाजी के साथ इस पूरे मंजरनामे को देखा है। अभी तक उस तरीके से हम प्रोएक्टिवली कुछ कर नहीं रहे हैं। जिस तरह हम बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने गज़ा के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। आप क्या समझते हैं कि अगर ये सिचुएशन खुदा न खास्ता किसी क्रिटिकल फेज़ में जाती है, तो क्या पाकिस्तान कुछ इनिशिएटिव ले सकता है, कुछ टेकअप कर सकता है? आपको लगता है कि अमेरिका में भी इसकी सुनवाई होगी? देखिए, पाकिस्तान ने अमेरिका को पहले भी जो हमारा फील्ड मार्शल साहब का इंटरेक्शन हुआ था, उसमें बड़ा क्लियरली ईरान की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया था। बट हैविंग सेड दैट, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिएक्ट किया। ऑफ कोर्स इसके स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पे आएंगे और पूरे रीजन में जाएंगे। फिर अगर अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं, या वो नॉन स्टेट एक्टर्स को ब्लेम करते हैं या कहते हैं जो भी है, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, उस और कितने इफेक्टिव हैं, उस डिबेट में जाए बगैर, तो फिर तो एसिमेट्रिक जो वॉरफेयर है या जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसका इंक्रीज होगा जी। फिर तो एक समझ आ जाएगी कि यहाँ पे पीस इज फॉर फ्रेच आइडिया, तो फिर उसके रिस्पॉन्सेज आएंगे। पाकिस्तान ऑफ कोर्स हैज स्टेक, क्योंकि स्पिल ओवर न सिर्फ मिडिल ईस्ट में रहेगा, ये फिर हमारे साउथ एशिया में आएगा। वी हैव अफगानिस्तान ऑन वन साइड, ईरान के अंदर भी अगर इजराइल आके बैठ जाता है या अमेरिकन उसको वहां पे कोई रोल देते हैं, तो देन वी हैव अ सीरियस सिचुएशन। अच्छा, इसका रिस्पांस फिर सऊदी अरेबिया से भी आएगा। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी कह दिया जी कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद इस दफा सीरियसली उन्होंने सपोर्ट तो पहले भी नहीं किया, बट एनीवेज अभी तो उन्होंने स्टांस ले ली है। वी बीइंग देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इसकी इंप्लीकेशन होंगी पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे मिलिट्री एक एप्लीकेशन हो, और अमेरिका के लिए भी ये तरनवाला नहीं होगा। इट्स नॉट वेनेजुएला। इरानियंस विल रिस्पॉन्ड, और उसका रिस्पॉन्स फिर इजराइल पे भी जाएगा, और मिडिल ईस्ट में इनके जो इंटरेस्ट है, अमेरिकन प्रेजेंस है, 19-20 जो लोकेशन है जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, वो भी टारगेट होंगी। और मिडिल ईस्ट ऑलरेडी परेशान है, ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकन जो या जो वेस्ट के साथ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था, उसके ऊपर प्रेशर है। तो वो देन वी विल हैव अ न्यू स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट जहाँ पे नई पार्टनरशिप्स और नई एप्लीकेशंस नजर आएंगी।
फिर रशिया और चाइना भी आई थिंक इस दफा रोल उनका मिलिट्री शायद इतनी सपोर्ट न कर सके, लेकिन इफेक्टिव रोल होगा। वो रिस्पॉन्स करेंगे। कभी भी चाइना नहीं चाहेगा कि अमेरिका यहाँ पर आके इस रीजन में बैठ जाए और उसके इंटरेस्ट को हार्म करे। तो उनका रिस्पॉन्स किसी न किसी सूरत में सामने नजर जरूर आएगा, और आना भी चाहिए इफ दे वांट टू हैव बैलेंस इन दिस रीजन। ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर। बड़ी प्रिसाइज एक तो और खासी इस वक्त की जो सिनेरियो में पाकिस्तान का स्टांस होना चाहिए वो मेजर जनरल जाहिद साहब इसके हवाले से बड़ी तफसीली बात कर रहे थे। सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, और अब देखना होगा कि आया पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है उसको किस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक भी पोर्ट्रे करते हैं और उन फुटप्रिंट्स के ऊपर चलते हैं। लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो से है वक्त के साथ साथ इसमें बड़ी तब्दीली आई है और उसमें वेटेज आया है। एक मुख्तसर सा ब्रेक और उसके बाद कुछ दीगर इशूज़ के ऊपर तफसीली बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ सियासी और दहशतगर्दी से जुड़ी बहुत सी तब्दीलियाँ मुल्क में रोनुमा हो रही हैं, वहीं मईशत के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। हम तफसीली इस पर बात करेंगे कि माहाना इकनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है 2026 की वो इशू हुई है और उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं और शायद कुछ चीज़ों के ऊपर मज़ीद गौर व गौस करके उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें तकरीबन 43% की रिकॉर्ड कमी हुई है। मतलब अगर देखा जाए तो हुकूमत का ये दावा कि बाहर से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये दावा एक तरफ, लेकिन ये पिछले एक माह की रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि इसमें तकरीबन 43% का गिरावट सामने आई है। इसकी कुछ भी वजूहात हों, इसकी जो पॉलिसीज़ हों, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये देखना होगा कि आया उन पॉलिसीज़ की वजह से इन्वेस्टर आने से नाला नज़र आता है या फिर गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन और वो मसाइल मौजूद हैं जिनकी वजह से शायद इन्वेस्टर आने के बाद भी पछतावा महसूस करता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट के हवाले से ये नंबर्स कोट किए जा रहे हैं जो कि रियलिटी के साथ मैच भी करते हैं, इसीलिए महंगाई महसूस भी हो रही है आवाम को। और दूसरी तरफ ये भी महसूस किया जा रहा है कि इंपोर्ट्स में खातिर खा इजाफा हो रहा है। ये वो चेक है जो कि IMF की तरफ से कुछ अर्से पहले लगाया गया था और पाकिस्तान ने बड़ी हद तक इंपोर्ट्स पर कंट्रोल किया था, लेकिन एक मरतबा फिर उसमें 12% इंक्रीज़ देखा जा रहा है जो कि बड़ा हैरानकुन भी है और इसके ऊपर फौरी तौर पर कुछ काम करने की भी ज़रूरत है। इसी के ऊपर ज़रा तफसीली बात करेंगे। और दूसरा, हुकूमत ने एक मरतबा फिर ये कोशिश की है कि IMF के साथ बातचीत करके कुछ चीज़ों में, कुछ सेक्टर्स में सहूलियात ली जाएँ, किस हद तक ये मुमकिन हो सकेगा। इन तमाम चीज़ों का इस तफसीली इस सेगमेंट में हम डिस्कशन करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद बराए वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये जो माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है इसके ऊपर आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें तकरीबन पहले 6 मंथ्स में ये बड़ा वाज़े बताया गया है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उसमें तकरीबन 43% की कमी हुई है। वैसे तो आपकी इंपोर्ट्स भी इसमें इस रिपोर्ट में ये जाहिर है कि 12% जो है वो बढ़ी हैं। महंगाई तकरीबन इसमें ये कहा गया है कि अगले माह तकरीबन 5 से 6% रहेगी। वो तो चलिए उसका अंदाज़ा हमें पहले से था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हमने शराय सूद को तकरीबन 10.5% के ऊपर रखा हुआ है जो कि उसका एक्चुअल रेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत बेहतर नंबर्स इस रिपोर्ट में नहीं देख रहे हैं आवाम की तसल्ली के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अच्छा जी, देखें, पहली बात तो ये है कि ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो पिछले 2 सालों में अगर आप देखें जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है या जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो गया था, जिसके अंदर आपको पता है शरह सूद जो है वो 22% से ज़्यादा चली गई थी। एनर्जी की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके साथ-साथ टैक्स रेट्स में जो है बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स। अगर आप देखें, ख़ासकर पिछले 15 सालों में भी देखें तो टैक्स में तो काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा होता आया है। तो देखें, एक तो चीज़ ये है कि क्या ये 3-4 फैक्टर्स में कमी होना शुरू हुई है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के नंबर्स देख रही हैं, अगर आप लास्ट ईयर के नंबर देखें तो उसमें ग्रोथ थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। इस साल के पहले महीनों में जो है आपने देखा है कि उसमें डिक्लाइन नज़र आया है, तो डेफिनिटली है, लेकिन होता ये कुछ सीज़नल भी चीज़ें होती हैं। और साथ-साथ जब डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, कमिटमेंट्स आ रही होती हैं, तो वो आपको थोड़ा-सा लॉन्गर टर्म व्यू देखना पड़ता है, थोड़ा-सा आगे का व्यू देखना पड़ता है बजाय इसके कि आप महीनों से महीना टू महीना देखें। तो मेरे ख्याल में आगे जाते हुए आपने देखा होगा अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब डावोस गए थे। डावोस 2026 में बहुत अच्छी एंगेजमेंट्स हुई हैं सऊदीज़ के साथ, अमारातीज़ के साथ, कतरीज़ के साथ, कुवैतीज़ के साथ, ये पूरे मिडल ईस्टर्न बेल्ट के साथ। फिर गेट्स फाउंडेशन से लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर वर्ल्ड बैंक, IMF, बहुत सारी और जो है मुलाकातें हुई, जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बहुत क्लियर कट नज़र आया और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ नज़र आया। क्योंकि इतने बड़े डाइवर्सिफाइड लेवल पे जो है मुलाकातें जो हैं वो रिलेटिवली कम होती हैं। इस मर्तबा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पाकिस्तान पे।
तो अब आगे जाते हुए अगर आप देखें तो उसमें एक तो ये कि शरह सूद में कमी हुई है और काफ़ी हद तक कमी हुई है पिछले 1.5 साल में आप देखें और ख़ासकर 2 साल का अगर आप अंदाज़ा लगाएँ तो जो शरह सूद है, जो मार्केट के अंदर जो रेट्स हैं, वो तो 10% से भी नीचे आ गए हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 10% से भी नीचे जो है वो बोरो कर रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसी की वजह से यही चीज़ें अप्लाई होती हैं प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के लिए, एसएमईज़ के लिए, छोटी कंपनीज़ के लिए जो क्रेडिट लेना चाहती हैं, जो कैपिटल जो है वो मुनासिब जो है वो शरह सूद पे लेना चाहती हैं, तो उनको अब आहिस्ता-आहिस्ता एक्सेसिबल होना शुरू हो गया है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने कर्ज़ों को जो है बड़ा मैनेज कर रही है, बड़ा बड़ा जो है वो एक सर्टेन लेवल पर रख रही है और बड़ा देख रही है कि जहाँ से पैसे आते हैं तो पहले कर्ज़ों को जो है वो निपटाया जाए, कर्ज़ों को जो है रीपे किया जाए, रिटायर किया जाए, बजाय इसके कि कर्ज़े लेते जाएँ और उन्हें जो है हम वेस्ट करते जाएँ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फिस्कल साइड पे टैक्स का जो है वो इम्प्रूवमेंट आना, टैक्स कलेक्शन में और कर्ज़ों में जो है मईशत के एतबार से जो है एक हद तक जो है वो रहना, एक एक हद तक एक लिमिटेड जो है परसेंटेज पे रहना। यानी कि अगर पिछले 3 सालों का अंदाज़ा लगाएँ, 4 सालों का अगर आप देखें, तो 75% से यानी कि मईशत का 75% कर्ज़े थे, वो अब जो है 70% पे आ गए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मईशत के एतबार से मईशत की मुनासिबत से जो है वो कर्ज़े लिए जाएँ और कर्ज़ों का सही इस्तेमाल हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ-साथ जो है आपने देखा है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, उसके अंदर एक तो शरह सूद का नीचे आना, फिर अब एनर्जी की कीमतें भी 20% नीचे की गई हैं। ख़ासकर आप देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जो जो कीमतें हैं बिजली की, वो कम की गई हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल काम हो गई हैं और बड़ा आइडियल है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इम्पोर्टेंट है और मज़ीद कमी इसमें की जाने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके अलावा टैक्सेस पे काम हो रहा है और उसमें जो है वो कमी की इंशाल्लाह जो है वो कोशिश होगी और आप देखेंगे इसमें जो है बेहतरी नज़र आएगी। ये भी फरमाइएगा, वैसे बहुत सी चीज़ों का आपने ऑलरेडी अपने जवाब में जो है वो जिक्र कर दिया है जो मैं जानना चाह रही थी। एक पहलू और भी है, वो ये कि आईएमएफ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एक मरतबा फिर बातचीत जो है वो शुरू होने जा रही है और जिस दो चीज़ों का आपने हवाला दिया, ख़ास तौर पर एक एनर्जी सेक्टर और एक टैक्स कलेक्शन के हवाले से, ये दो जो एस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर बात करना चाह रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि इसमें कुछ रियायत मिल जाए आईएमएफ की तरफ से, कितनी उम्मीद की जा सकती है इसकी? नहीं जी, बिल्कुल देखें आईएमएफ तो जो है वो एक तरह से पार्टनर है साथ और आईएमएफ का प्रोग्राम है पूरा और वो 3 साल का प्रोग्राम है और उसका जो वक़्त है, वो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट जो है वो रिव्यू के लिए। तो देखें बात ये है कि आईएमएफ के साथ डिस्कशन तो ऑनगोइंग होता है। ये नहीं होता कि जी किसी एक दिन उठ के आईएमएफ से ही कहा जाता है कि जी ये कर लें। वो ऑनगोइंग होता है कि जी क्या बेंचमार्क्स अचीव हो रहे हैं, क्या कंडीशंस पूरी हो रही हैं, किस तरह से नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। मैं इस मिसाल देता हूँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम किया है। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा काम किया उस पे और जो है आईएमएफ के साथ वो भी डिस्कशन में है कि जी किस तरह से जो है टैक्सों को जो है वो उस जो है तनासब में लाया जाए जो कि बेहतर हो प्राइवेट सेक्टर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और ग्रोथ के लिए। और दूसरा एनर्जी की कीमतें किस तरह से कम की जाए। देखें आईएमएफ कभी आपको ये मना नहीं करता कि आप जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर ना करें या उसमें कोई ऐसा डिसीजन हो जो बेहतरी की तरफ जाने के लिए हो और वो उसके साथ डिस्कशन में वो मना कर दे। आईएमएफ ये कहता है या कोई भी आपको जो कर्जा देता है वो ये कहता है कि जी आप अपनी बैलेंस शीट या अपने जो बैलेंसेस हैं कि एक तरफ आमदन है, एक तरफ खर्चे हैं, इनको आप बैलेंस कैसे करेंगे? वो एक प्रोग्राम होना चाहिए जो कि सही है, जो हमारे फेवर में भी है कि जी हमें अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखना है। हमें ये नहीं करना कि एक तरफ से हम एकदम से चीज़ें जो है वो खोल दें। खोलने से मुराद ये है कि एकदम से लूज़ फिस्कल पॉलिसी अपना लें और खर्चों को एकदम से खोल दें और सब कुछ जो है होने दें और कर्ज़े इधर-उधर लेते रहें और कुछ प्रोडक्टिव काम ना करें, रिफॉर्म्स ना करें। तो आईएमएफ ये कहता है कि जी आप एक प्लान लेकर आएँ ना, प्लान लेकर आएँ, उसके आउटकम्स बताएँ क्या हैं, डिस्कस करें और फिर देखें उसके क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, क्या डाउनसाइड्स हैं, क्या अपसाइड्स हैं। तो आईएमएफ के साथ ऑनगोइंग डिस्कशन है। आईएमएफ के साथ ये नहीं है कि कोई एक सर्टेन पॉइंट पे डिस्कस होता है, तो ऑनगोइंग है। तो उसमें ये है कि रिव्यू इंशाल्लाह जब होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी डिस्कस होंगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह उसमें अच्छी डेवलपमेंट्स मैं तो होपफुल हूँ कि अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी प्राइवेट सेक्टर के लिए। लास्टली फरमाइएगा कि ये भी बड़ा अरसे से तनकीद हो रही है कि जो वफाक है वो कर्ज़ों पर चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तकरीबन कुछ अरसे के दौरान स्पेशली जुलाई टू दिसंबर तकरीबन 1254 अरब रुपए का कर्ज लिया है वफाक ने अपनी उमूर को चलाने के लिए, जो कि ख़ुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है।
आप क्या समझते हैं कि अब ये जो नई अमेंडमेंट की बात हो रही है 28वीं तरमीम की, और कहा जा रहा है कि उसमें एनएफसी के ऊपर भी कुछ कट लगाया जाएगा सूबों के, और कुछ जो महकमे हैं, कुछ इदारे हैं, उनको मर्ज कर दिया जाएगा वापस विफाक में, ताकि वो अपने सिस्टम को दोबारा से बेहतर कर सके। तो आपको क्या लगता है कि ये अमेंडमेंट बड़ी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर इसका इयादा करने की कोशिश है कि विफाक को ताकतवर किया जा सके? हमने दिसंबर के अंदर कोई तकरीबन कोई 500 अरब रुपए मजीद रिटायर किया है, वापस दिया है कर्जा, खासकर स्टेट बैंक का कर्जा। और अभी आपको एक नई भी डेवलपमेंट्स होंगी, इंशाल्लाह वो आपको पता चलेंगी कि हम कर्जा तो रिटायर कर रहे हैं, हम तो कर्जा वापस ज्यादा दे रहे हैं। और मैंने कहा ना कि आप कर्जों को एब्सोल्यूट टर्म में ना देखें कि आज 1 रुपया लिया है, फिर 10 रुपए लिया है या 5 लिया है। आप ये देखें कि वो 5, 10, 1 रुपए का इस्तेमाल क्या किया है, क्या उससे इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है, क्या जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी के अंदर जो जीडीपी का साइज बढ़ रहा है या मईशत का साइज अगर बढ़ रहा है, तो वो कर्जों का तनासुब उसमें कितना है। मैंने जैसे एग्जांपल दी कि अगर आज से 5 साल पहले 75% जी पूरी मईशत के साइज का 75% कर्जा था, आज पूरी मईशत के हिसाब से 70% कर्जा है, तो कर्जे का तनासुब मईशत के अंदर नीचे आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्टेक्स्ट है इसका, इस तरह से देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1200 अरब, 110 अरब, ये 5,000 अरब, 500 अरब, ये नंबर्स जो है ना एब्सोल्यूट में ये मैटर नहीं करते इस तरह से। तो कॉन्टेक्सचुअलाइज होना चाहिए कि जी आप कितना कमाते हैं, खर्च कितना करते हैं और कितनी अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो हम बड़ा ऑन ट्रैक है उस पर, और हम मजीद कोशिश कर रहे हैं कि कर्जों को हम लिमिट करें और सही जगह से टैक्स लें, और जो जो टैक्स पेयर है, फॉर्मल टैक्स पेयर है, उसको रिलीफ देने की कोशिश करें। फिर दूसरा आपने एनएफसी की बात की, आई थिंक थोड़ा सा उस पर आप सब्र कर लें। मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा डिस्कशन अभी ऑनगोइंग है, सूबे उसमें ऑन बोर्डेड हैं, सारे अपने अपने डिस्कशन कर रहे हैं। सबके जो ग्रुप्स बन चुके हैं उसके अंदर, आपने आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि उसमें ऑलरेडी काम हो रहा है। तो आई थिंक वो सेकंड मीटिंग हो जाए तो उसके बाद आप देख सकेंगे उसमें प्रोग्रेस ऐसा ऐसा नजर आएगी। बट मैं इस पॉइंट पे यही कहूंगा कि सारे सूबे ऑन बोर्डेड हैं, सारे आपस में बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि शुरुआत अच्छी हुई है, कंसेंसस के साथ हो रही है, और ये कंसेंसस के साथ ही होगा। आपको पता है ये मेजोरिटी वाला डिसीजन नहीं होता है इसमें, इसमें कोई एक सूबा भी अगर ऑन बोर्ड नहीं होगा तो वो डिसीजन नहीं होता। तो कंसेंसस के साथ चलना है, सबको लेके चलना है, ताकि जो है सबका उसमें एक से हो, और हम पूरे कौम के लिए बेहतर कर सकें। चाहे वो रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है, चाहे वो कोई डिवॉल्व करनी है कोई चीज, या फिर दोबारा वापस फेडरल के पास कोई चीज आनी है, ये सारी होगी लार्जर बेनिफिट के लिए, और सब इसमें ऑनबोर्डेड होंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे इसमें प्रोग्रेस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद थे, मुशीर बराए वज़ीर ख़जाना। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो भी कह रही हो, लेकिन वज़ीर ख़जाना पहले ही ये कह चुके हैं कि इस मरतबा महंगाई किसी हद तक तो महसूस होगी, और रमज़ान शायद किसी हद तक मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन इस बजट के बाद जो कि 2026 में आने वाला है, शायद सूरत हाल अगले तिमाही में कुछ बेहतर हो सके। लेकिन उम्मीद की जा सकती है, तब्दीलियाँ बहुत सी और पॉलिसीज़ बहुत सी ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो अभी तक नताइज नज़र नहीं आते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।